नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज टीम। दोस्तों ये है यूपीएससी मेंस एग्जाम 2021 का जीएस पेपर 3। ठीक है, तो जीएस का थर्ड पेपर हो चुका है और जितने भी पेपर होते हैं वो जीएस के वो सब 250-250 नंबर के होते हैं। ठीक है, इस पेपर की जो पीडीएफ है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इसके पहले के जो पेपर हुए थे उनकी पीडीएफ भी हमने आपको वहाँ टेलीग्राम पर दे दी है और उसके बाद जो पेपर होंगे वो सब भी हम आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर दे देंगे। ठीक है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये पेपर भी 3 घंटे का ही होता है और कुछ लोग सोर्सेज पूछ रहे थे कि कहाँ से मतलब तैयार करें ये सब जो है। ठीक है, सोर्सेज की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। खैर जल्दी से आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं। जैसे देखो जीएस पेपर जो 3 है इसमें आपकी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो एक इकोनॉमी पूछा जाता है इसमें। ठीक है, एग्रीकल्चर पूछा जाता है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो 5-6 टॉपिक जो हैं यहाँ पर मेजर टॉपिक दिए गए हैं, इसका एक डिफाइंड सिलेबस यूपीएससी ने आपको दे रखा है, उसी से ही हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा करंट बेस्ड यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीएस का सेकंड पेपर, थर्ड पेपर सब कुछ करंट अफेयर से ही होता है ज़्यादातर रिलेट करके, लेकिन स्टैटिक पोर्शन भी आपको तैयार करना है। ठीक है, आप पूछ रहे थे ना रिसोर्स मतलब कहाँ से तैयारी करें, कौन सी बुक्स। इकोनॉमी के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं आपने देखा होगा उनका पूरा फोकस इकोनॉमी पर रहता है। ठीक है, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर तो तैयार हो जाता है, बाकी सब चीज़ें छूट जाती हैं, कम कम टाइम देते हैं, जबकि ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक से भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिक्योरिटी से भी वैसे ही। ठीक है, तो स्टैटिक पोर्शन के लिए हाँ जल्दी से आपको बता देते हैं। एक तो जैसे कि आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे ही कोई ना कोई बुक वगैरह, चाहे संजीव वर्मा पढ़ोगे या फिर जैसे श्रीराम आईएएस की बुक अच्छी है। ठीक है, उसकी जो बुकलेट है श्रीराम आईएएस की, वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए अवेलेबल है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए जो शंकर आईएएस की बुक जो है वो आप पढ़ते हो प्रीलिम्स के लिए, वो स्टैटिक पोर्शन तैयार करने के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। या फिर दृष्टि की जो बुक है हिंदी माध्यम के लिए, वो आप पढ़ सकते हो। 11th क्लास की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो एनसीईआरटी है वो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, वो उससे काफ़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और करंट में अब क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से पूछे नहीं जाते ज़्यादा, सब करंट अफेयर्स बेस्ड होता है पूरा पेपर, तो करंट अफेयर्स के लिए एक तो आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। ठीक है, न्यूज़पेपर उसको मिस नहीं करना है। इसमें आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको न्यूज़पेपर पढ़ के किया जा सकता था। इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ना है, इसके अलावा आपको बजट पढ़ना है। ठीक है, मैगजीन्स जो मंथली वो तो आप पढ़ोगे ही, वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस 365 जो विजन वाले निकालते हैं, ठीक है, वो कुछ टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिक्योरिटी वाला हो गया पोर्सन। ठीक है, वो उससे कंप्लीट कर सकते हो। चलो खैर पेपर देखते हैं कि कैसा पूछा गया, बाद में हम आपको एक अच्छे तरीके से बना के आपको बता देंगे कि कौन कौन सी बुक्स इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पेपर है, इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी आपने मीडियम चूज़ किया होगा उसी में आपको इसके आंसर लिखने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन हैं वो सब जो है उनकी वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स, और क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के जो क्वेश्चन है उनको 250 शब्दों के अंदर आपको लिखना है। ये सब मैं इसलिए बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे चल के इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो उनको भी जानकारी मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात परिकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी जीडीपी जो कैलकुलेट किया जाता है वो 2015 के पहले कैसे की जाती थी और 2015 के बाद उनमें अंतर क्या है वो आपको बताना है उस मेथड को। ठीक है, ये पूछ लिया। कोई टफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, पेपर मतलब ठीक है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पूंजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, स्टैटिक से पूछ लिया, इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइए, यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ दीज बजट्स। ठीक है, तो ये भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है। तो लैंड रिफॉर्म जो है चूंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, कि हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हेल्प टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है मतलब। ठीक है, बहुत सारे आपको लग रहा होगा कि कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि वो सिलेबस ही ऐसा दिया गया है तो आपको लग सकता है कि रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं कुछ। अगला क्वेश्चन है, भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी, यानी माइक्रो इरिगेशन जो है कैसे हेल्प कर सकती है
भारत के जो वाटर क्राइसिस है उसको। ठीक है, आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि S-400 हवाई रक्षा प्रणाली, ठीक है, विश्व में इस समय उपलब्ध अन्य किसी प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है। ठीक है, हाउ इज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते रहे तो ये कर सकते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए, यानी क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब वो आपको बताना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया न्यूज़पेपर से ही। इसके अलावा अगला है WHO द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, विगत 2005 के अद्यतन से ये किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, मतलब अलग क्या है इसमें ये बताना है। फिर है, इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की वैधता की विवेचना कीजिए, यानी भारत के लिए कहाँ तक नुकसानदेह है। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए। ठीक है, तो ये पूछा गया है डिजास्टर मैनेजमेंट से। अगला क्वेश्चन है, चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो वहाँ से पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, साथ ही इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कोई खास बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से, तो क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में वी शेप इकोनॉमी जो है, वी आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है। ठीक है, यानी एकदम से इकोनॉमी नीचे गिरी और फिर वहां पर वापस लौट आई, अनुभव किया। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। अगला क्वेश्चन है, तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारिक अवसंरचना में निवेश आवश्यक है। भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, चूँकि फूड प्रोसेसिंग आपके सिलेबस में है, पूछा गया है कि मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, बस सीधे उसकी मुख्य विशेषताएं पूछ ली गई हैं, सैलिएंट फीचर्स पूछ लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है। अगला क्वेश्चन है, फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या हैं। उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्वेश्चन जीएस सेकंड थर्ड पेपर ये सब लेंदी तो क्वेश्चन पेपर होते हैं। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी रही है तब तो आप कर सकते हो। मतलब ये होता है ना कि क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखें। एक होता है कि क्वेश्चन सामने दिया गया, आपको आंसर पता है लेकिन टाइम नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, इसलिए आंसर राइटिंग करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियां क्या हैं। ये उपलब्धियां समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होंगी। ठीक है, तो ये साइंस टेक से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से आकासाकी, अमानो तथा नाकामुरा को 1990 के दशक में नीली LED के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया था। इस आविष्कार ने मानव जाति के दैनंदिन जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, तो साइंस एंड टेक से यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ लिए गए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएं क्या हैं। ठीक है, तो इससे देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, न्यूज़पेपर में रहा था काफ़ी दिनों तक लगातार। अगला क्वेश्चन है कि भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे कि आप NCERT से भी पढ़ोगे तो भी आप इसको कर सकते हो। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है भारत की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी से। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है कि आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए। आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिए। इस बार आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि कोई एक समस्या है, उसका उपाय भी आप बताइए। ठीक है, जैसे इंटरव्यू में आप कई बार देखा होगा कि तो पूछ लेंगे भारत की 4 बड़ी समस्याएं क्या हैं। ठीक है, तो आप जैसे समस्याएं बताओगे तो जो इंटरव्यूअर वो आपसे पूछेगा कि अच्छा इनके उपाय क्या है, फिर आप उपाय बताओ। तो वैसे मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब भी न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ें तो आप ये भी ध्यान में रखें कि उससे संबंधित क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर दिखाने का मकसद यही है हमारा, कि कम से कम आप देख सकें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से हमारे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।